गुड इवनिंग। नमस्ते, सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हसनी और हम आज लेकर आए हैं ईरान को लेकर एक स्पेशल प्रोग्राम। हमारे साथ हैं इमाम जुमा हल्लौर शैकार हुसैन जैदी साहब, जो कि काफ़ी वक्त तक ईरान में रह चुके हैं और ईरान आते आते जाते रहते हैं। तो आज हम इनसे समझेंगे ईरान के हालात। तो शेखर भाई, जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है? जो क्या सच में वहाँ के लोग इतने परेशान हैं? क्या महंगाई सच में बहुत ज़्यादा है? या जिस तरह इंडियन मीडिया दिखा रही है कि वहाँ पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, मगर अक्सरियत जो ईरान की है उसका रुझान क्या है? जो भी इस बारे में ज़रा सा हम लोगों को समझाइए। मैं अपने तमाम नाजरीन किराम की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो रखा और मुझे दावत दी। और इसके ज़रिए जो है वो कोशिश करेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें जो फेक हैं, गलत हैं और गलत चीज़ें लोगों तक पहुंची हैं उनको सही तरीके से पहुंचाया जाए और हकीकत से जो है वो पर्दा उठाया जाए। देखिए, पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां प्रोटेस्ट ना होते हो। हर जगह प्रदर्शन होता है, हड़तालें होती हैं, धरने होते हैं, एहतजाज और मुजाहरे होते हैं। हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरबिया तक, सऊदी अरब से लेके अमेरिका और ब्रिटेन तक। अभी हाल ही में देखिए अमेरिका के क्या हालात है। कितना भारी जो है वहां पे लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, एक लेडी के सर पे जो गोली मारी गई उसको लेके। हॉलैंड में आप देखिए, लोग किसान प्रोटेस्ट करते हैं, ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं। हिंदुस्तान में हमारे किसानों ने कितने महीनों तक जो है वो प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया। तो ये तो पूरी दुनिया में होता है और कोई मुल्क जो है वो इससे अलग नहीं है, ठीक है। और प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को रखना, अपनी मांगों को रखना और सड़कों पे आना, ये एक लोकतांत्रिक जो है वो अधिकार है, ठीक है। डेमोक्रेसी अवाम को ये हक देती है, हुकूमत अवाम को ये हक देती है कि अवाम सिर्फ हुकूमत का इंतखाब न करे बल्कि हुकूमत तक अपनी बातों को पहुंचाए भी। अब हुकूमत से अवाम को अगर किसी तरीके की कोई शिकायत है, तो अगर शिकायत कभी एक इंसान की है, दो लोगों की है, चार लोगों की है, तो उसके लिए ऑफिसर्स बने हुए हैं, चौकी है, कोतवाली है, पुलिस का निजाम है, ये सारी चीजें। लेकिन जब एक बड़े तबके को शिकायत होती है, तो फिर वो शिकायतें और हुकूमत से डायरेक्ट होती है, तो फिर वहां पे लोग सड़कों पे आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो ईरान में भी जो प्रोटेस्ट हुए वो हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी। हालांकि एक पॉइंट का हम यहाँ पे जो है वो इजाफा करेंगे, वो ये कि प्रोटेस्ट का होना खुद इस बात की दलील है कि वहां पे जो है वो डेमोक्रेसी पाई जाती है, ठीक है। यानी डिक्टेटरशिप नहीं है, जी जी जी, ठीक। बेशक बेशक। हम प्रोटेस्ट का होना, लोगों का सड़कों पे आना, ये खुद इस बात की दलील है कि वहां डेमोक्रेसी पाई जाती है और हुकूमत को जो है वो आवाम ने मुंतखब किया है, एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि हमने देखा, वीडियोस भी हैं, सोशल मीडिया पे भी है और खुद मीडिया ने भी इन चीजों को दिखाया कि वहां के जो प्रोटेस्ट थे वो महंगाई को लेकर थे मेनली, ठीक है। कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई थी। डॉलर के मुकाबले में ईरान की जो करेंसी है वो काफी डाउन हो गई थी। चीजों के दाम जो है वो अचानक से काफी तेजी से जो है वो ऊपर चढ़ गए थे। तो इन सब चीजों से लोगों को जो है वो शिकायत थी, ठीक। तो अब लोगों ने अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए, हुकूमत तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, उन्होंने जो है वो इंतखाब किया प्रोटेस्ट का। वो भी शांति के साथ। लोग सड़कों पर आए, नारे लगाए, हुकूमत के सामने अपनी मांगों को रखा। पुलिस ने उनको जो है वो रास्ता दिया, सेफ्टी दी, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन जो है वो अब
मान लीजिए कि प्रोटेस्ट आप देखिए तो दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, सारी दुनिया में, लेकिन आप इसराइल में भी प्रोटेस्ट देख लीजिए। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस इसराइल में प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई उन्हें फौज में नहीं जाना, उन्हें वो आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते, वो आईडीएफ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है, वो फंडामेंटलिस्ट ज्यूस हैं। तो उन्हें किस तरीके से उठाया जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है। या एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट जो इसराइल में होते हैं, वहां आप देखें कि किस तरीके से जो है वो बदउनवानियां होती हैं, घसीट घसीट के लोगों को जो है वो ले जाया जाता है। या जो है वो अमेरिका में आप देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, किस तरीके से जो है वो पुलिस प्रोटेस्ट करने वालों के साथ बदसलूकी करती है। उसके मुकाबले में जब आप ईरान के प्रोटेस्ट देखेंगे तो वहां देखेंगे कि लोग उनके पुलिस के मुंह पे ही आके जो है वो चिल्ला रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ देख रही है खड़े होकर खामोशी के साथ। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो महंगाई की वजह से थे, डॉलर के मुकाबले में ईरान की करेंसी के गिरने की वजह से थे। हालांकि बाद में प्रोटेस्ट में कुछ असामाजिक तत्व, जिन्हें आप कह सकते हैं, वो दाखिल हो गए। कुछ बाहर के एजेंट जो है वो दाखिल हो गए, कुछ ऐसे लोग कि जिनका ना महंगाई से कोई लेना देना था, ना ही डॉलर और ईरान की करेंसी से कोई लेना देना था, ना ही ईरान की जमीन से कोई लेना देना था। वो लोग उसमें शामिल होते चले गए और उसको दूसरा रुख दे दिया गया। आमिर भाई। जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, बल्कि 16 सालों से कई ऐसे मौके हैं, हर 2-4 साल में एक प्रोटेस्ट ईरान में होता है और प्रोटेस्ट बड़े लेवल पे होता है। 2009 में प्रेसिडेंशियल हम्म। इलेक्शन जब हुआ, उसमें महमूद अहमदीनेजाद का जब री इलेक्शन था, तो उसमें रिगिंग के एलिगेशंस लगा हम्म। के प्रोटेस्ट हुए और बहुत बड़े लेवल पे हुए। और फिर हालांकि फिर गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। 2012 का मुझे प्रोटेस्ट याद है, उसमें भी बड़ी 11 या 12 की बात है, उसमें भी बड़े लेवल पे वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे। 2018 में बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, 2022 में हिजाब को लेके बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए। और हालांकि ये बात सच है कि कुछ लोगों के कुछ लोग निकलते हैं जेन्युइन वजहों से, उनका कहना होता है कि महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सब जो चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है, 47 सालों के सैंक्शंस हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, दुनिया में शायद सेकंड नंबर पे है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन एकदम से हमने इधर देखा कि वहाँ पे ऐसी खबरें आई, लेकिन कि मतलब मस्जिदों पे अटैक हो रहे हैं। हालांकि ये इंडियन मीडिया की खबरें हैं, और जाहिर सी बात है, वहाँ पे जब इंटरनेट को बीच में बैन किया तो ये खबरें ये जो आ रही हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, इस बारे में कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। तो ये तो क्या, अगर इसी तरह प्रोटेस्ट होते रहे तो क्या फ्यूचर में, इस बार तो नहीं बट अगले प्रोटेस्ट के बाद में या उसके बाद, क्या हुकूमत को सच में कोई रियल थ्रेट इन प्रोटेस्ट से हो सकता है? इंटरनल हो सकता है, देखिए एक्सटर्नल ये तो अलग बात, चीज़ है, अमेरिका हाँ, अटैक कर दे वो एक अलग चीज़ है, बट इंटरनल क्या हो सकता है थ्रेट? देखिए ये आप सही कह रहे हैं कि पिछले 15-16 साल में लगातार जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में हो सकता है और ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये प्रोटेस्ट जो है वो समाज का हिस्सा है, मुल्क का हिस्सा है, होता रहता है। बस देखिए फर्क क्या होता है कि, अच्छा आप ये बताइए कि अमेरिका में कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन प्रोटेस्ट नहीं होता। ठीक है, सही पिछले बात है, सही बात। 2023 से आप देख लीजिए, बल्कि 2007 अक्टूबर 2023 से पहले आप देख लीजिए, वहां बहुत पहले से प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, इसराइल में लगातार जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, कई कई महीने जो है वो, बल्कि जो है वो कई कई हफ्ते, हर सैटरडे नाइट में लोग जो है वो सड़कों पर होते थे। एवरी वीक, सैटरडे नाइट, एवरी वीक, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नहीं, और सही वो सही सही। कितने महीनों तक जो है वो चला है, 7 अक्टूबर के पहले। 7 अक्टूबर के बाद भी लगातार जो है वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हो या एंटी नेतन्याहू हो, नेतन्याहू की पॉलिसीज को लेके, नेतन्याहू के वार को लेके, नेतन्याहू के करप्शन को लेके, नेतन्याहू के नए बिल को लेके, ठीक है, या अमेरिका में आप आ जाइए, एंटी वार, ठीक है, इसराइल के अगेंस्ट में, ठीक है,
डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसीज के अगेंस्ट में कौन सा दिन ऐसा है जहां प्रोटेस्ट नहीं होते? ठीक है। तो वहां आप बता रहे, जैसे कि आपने बताया 2009 में, 2018 में, 2022 में, कभी हिजाब को लेके, कभी महसा अमीनी के नाम से, कभी जो है वो चुनाव को, इलेक्शन को लेके, ठीक है, कभी महंगाई को लेके। तो पिछले 15 सालों में भी प्रोटेस्ट हुए हैं और आइंदा भी मुझे लगता है कि होते रहेंगे। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट का हिस्सा कौन लोग हैं और कितने लोग हैं। ठीक है, आप हुकूमत के एग्जिस्टेंस पे बात कर रहे हैं कि हुकूमत बचेगी या चली जाएगी, यानी ये निजाम इस्लामी जो जी वहां पे जी। कायम है, एक मरजाए वक्त की क़यादत में निज़ाम विलायत फ़क़ीह जिसे कहते हैं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो कायम और दायम रहे, बल्कि और तरक्की करे, और भी जगह इस तरीके का आदिलाना निज़ाम जो है वो कायम हो। तो प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये होती है कि क्या हुआ, नेतन्याहू की सरकार तो नहीं गिरी। लगातार हर सैटरडे नाइट को लोग जमा होते रहे, नेतन्याहू की सरकार नहीं गिरी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी भी व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं। जो बाइडेन पूरा अपना जो 4 साल जो है वो पूरा करके गए। तो प्रोटेस्ट से सरकार नहीं गिरती है, सरकार गिरती है इनकलाब से। ठीक है, वो इनकलाब जो इमाम खुमैनी लेके आए थे 1979 में। ठीक है, जो यानी कामयाबी का साल है, हालांकि वो चल बहुत पहले से रहा था। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, हुए हैं और होते रहेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट का अगर आप हिस्सा देखें तो हजार की तादाद में लोग निकले, हजार की तादाद में। लेकिन हुकूमत के सपोर्ट में जो सपोर्ट में रैलियां निकली हैं, उनको आप देखें तो वहां लाखों की लाखों तादाद में, में, जी तो जी, लाखों हजार लाखों में। कहाँ और लाखों कहाँ। तो इसका मतलब यह है कि ईरान की आवाम जो है वो ईरान के साथ है। ठीक है। अब आपने जैसे कहा मस्जिदों को जलाया गया, तो ये सही है, मीडिया में ये न्यूज़ जो आई है वो बिल्कुल सही है कि हाँ, मस्जिदों को जलाया गया है। कुछ मुकद्दस बारगाहों को आग के हवाले किया गया है। बैंकों में आग लगाई गई है। और इसी तरीके से जो है वो जो सरकारी संस्थान होते हैं, कुछ हुकूमत के इदारे होते हैं, उनको तोड़ा फोड़ा गया है, कई पुलिस चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया, ये सारी चीजें हुई हैं। तो सवाल तो मेन यहीं पे आके रुकता है, ये कौन लोग हैं? इसको प्रोटेस्ट कहते हैं? क्या आपका हुकूमत से मुतालबा है और आप जो है वो, यानी एक मुस्लिम मुल्क में आप जिंदगी गुजारते हैं, तो आप कौन हैं? इसका मतलब ये है कि आप मुसलमान नहीं हैं। जब आप मुसलमान नहीं है तो फिर आपकी शिनाख्त होगी, जांच पड़ताल होगी। जब जांच पड़ताल होती है तो पता ही चलता है कि ये ट्रेंड लोग हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें पैसे दिए गए हैं, जिन्हें एक एक चीज के पैसे दिए जा रहे हैं। तुम नारे लगाओगे तो तुम्हारा इतना, तुमको इतना मिलेगा। तुम आग लगाओगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। तुम पुलिस चौकी जलाओगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। तुम मस्जिद में आग लगाओगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। तुम लोगों को मारोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। तुमने आवाम को मारा तो इतना मिलेगा। तुमने जो है वो हुकूमत के लोगों में से, यानी पुलिस को या एंटी राइट्स जो विंग बनाई जाती है, उसमें से अगर किसी को मारा तो जो है वो, तो बाकायदा तौर पर इन्हें ट्रेन किया जाता है। और जिस तरीके के वीडियोज आ रहे हैं कि किस किस तरीके के जो है वो असलहे पकड़े गए हैं, किस किस तरीके के चाकू पकड़े गए हैं, मशीन गन्स और पकड़ी कितने गई, असलहे मशीन गन्स, रॉकेट बल्कि पकड़े गए हैं। मशीन गन्स पकड़ी। बल्कि मैं आपको जो है वो बताऊं एक बात के अभी मैं एक दिन जो है वो एक यूं ही जो है वो देख रहा था, ईरान से रिलेटेड ही खबरों को देख रहा था, तो मुझे जो है वो बाकायदा एक वीडियो जो है वो दिखाई दी, जिसमें फारसी लैंग्वेज में पूरी तरीके से, जिसको कहा जाए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी, कि किस तरीके से टायरों को उठाना है, किस तरीके से डस्टबिन में आग लगानी है, टायरों को ले जाके कहाँ पे रखना है, कैसे आग लगानी है, कैसे पेट्रोल बम बनाना है, कैसे अपने हाथ से जो है वो आगजनी करनी है, यानी बाकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो अब सवाल ये है कि ये हुकूमत तो नहीं करेगी ऐसा, तो ये कौन लोग हैं जो बाहरी लोग हैं?
ठीक है। तो अब सारी दुनिया के सामने है, मैं नाम लूं या ना लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया जानती है कि इजराइल, अमेरिका और उनके जो अ, लोग हैं, के साथ में जो लोग हैं, जो ये सारे लोग जो है वो लगे हुए हैं कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फंडिंग और ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो है वो इनको दी जाती हैं ये सारे काम करने के लिए। हालांकि अभी इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं और बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल जो है वो आप ये समझ लीजिए कि इसी तरीके के प्रोटेस्ट अगर हर रोज भी होते रहे तब भी वहां ना रिजीम चेंज का कोई मतलब बनता है, ना हुकूमत गिरने का कोई मतलब बनेगा, ना ही तख्ता पलट की कोई गुंजाइश बनती है। इसलिए कि प्रोटेस्ट करने वाले, जिसको कहा जाए प्रोटेस्ट करने वाले, तो फिर भी काफी लोग थे, लेकिन ये आगजनी करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, इनकी तादाद तो शायद हजारों में भी जो है वो नहीं पहुंचती है। ठीक है। तो ये हजारों के मुकाबले में जब तक लाखों और करोड़ों लोग हुकूमत की हिमायत में खड़े होंगे तब तक तख्ता पलट तो एक ख्वाब ही रहेगा जो कभी पूरा होने वाला नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, मैं पूछने वाला था कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग कौन लोग थे। आपने काफी हद तक इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। और लेकिन जी। जैसे बाहरी ताकतें तो ठीक है, आपने नाम लिया, और मगर इंटरनल अगर आप कुछ और बताना चाहें कि प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं, प्रोटेस्ट नहीं बल्कि देखिए, मैं कहूँगा आगजनी, जिन्होंने वायलेंस किया है, जिन्होंने हाँ हिंसा हाँ, की है प्रोटेस्ट के नाम पे, जी, ये कौन लोग हैं अगर आप। वायलेंस करने वाले, जो प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने वाले, वो लोग हैं जिन्हें आजादी चाहिए। ठीक है, लिबर्टी चाहिए। ठीक है, उन्हें चाहिए तेहरान की सड़कों पे नाच गाना चाहिए, उन्हें बेहिजाबी चाहिए, उन्हें शराब की दुकानें चाहिए, उन्हें नाइट क्लब्स चाहिए, उन्हें बीचेस चाहिए। ठीक है, उन्हें ये सब चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब तक एक टैग लगा हुआ है इस्लामी हुकूमत का तब तक ये सारी चीजें जो है वो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन जो है बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। अब ये सऊदी अरब तो है नहीं, देखिए, यहाँ तो निजाम कुछ और है। ये दुबई तो है नहीं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स तो है नहीं है। ठीक है, कि यहाँ जो है वो हुकूमत इस्लाम के नाम पे हो रही है और दुबई के बीचेस जो है वो लोगों के लिए खोल दिए जाए। सऊदी अरब तो है नहीं कि मक्का और मदीना को छोड़ के बाकी जगहों पे चाहे जो हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खासतौर से बिन सलमान के जमाने में। ठीक है, तो यहाँ एक इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम इस्लाम के कवानीन और उसके बनाए हुए उसूलों पर चलेगा। किसी इंसान की या किसी गिरोह की ख्वाहिशात पर जो है वो नहीं चलने वाला है कि आपको ये चाहिए, नहीं, आप ये है, ये आपको चाहिए तो रहिए, नहीं चाहिए तो आप चले जाइए। सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में बीचेस नहीं है, दुनिया में नाइट क्लब्स नहीं है, तो आप वहां जाके रहिए जहां ये हो। यहाँ पे जब तक इस्लामी निजाम है, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। हम्म। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने जैसा कि देखा कि इन प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा मीडिया ने नेगेटिवली दिखाया, चाहे इंडियन मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो। मोस्टली वन साइडेड कवरेज हुआ है। तो ऐसे सिनारियों में कोई इंसान, एक जो एक न्यूट्रल इंसान है, एक ईमानदार इंसान है, किसी भी मजहब का हो, वो अगर सच तक पहुंचना चाहता है तो वो कैसे पहुंचे? क्या मतलब ऐसी कोई ऐसा न्यूज़ आउटलेट है ईरानियन न्यूज़ के अलावा आपकी नज़र में जो थोड़ा न्यूट्रल या बैलेंसिंग न्यूज़ दिखाए? या सच तक कैसे पहुंचे वो लोग? देखिए, बहुत से लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही अ, जिसको कहा जाए कि निगेटिव चीजों को जो है वो ज्यादा दिखाया गया है, तो ये दिखाया क्या गया है, ये होना ही ये था। क्योंकि दुनिया का सारा मीडिया, उसका 70-80% जिसके हाथ में है वो एक यहूदी है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेते हैं। आज ही जो है वो आज एक मनी कंट्रोल की एक न्यूज आई है, moneycontrol.com जो है TV18 के अंडर में आता है, न्यूज 18 के अंदर अंडर में। वो कहते हैं कि वहां 5,000 लोगों को मारा गया। ठीक है, आज की न्यूज है, 5,000 लोगों को मारा गया।
यही मीडिया अभी तक कह रहा था कि 12,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है। और भी आप जब अंदर जाएंगे देखेंगे 20,000 तक की न्यूज है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो डाटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, इंटरनेट तो बंद है, इंटरनेट तो बंद किसने बंद है। बताया। जी। इंटरनेट बंद है आज, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप लेवल बाय लेवल जो है वो खोला जा रहा है। ठीक है। लेकिन ये डाटा आया कहाँ से, किसने आपको बताया। ईरान की गवर्नमेंट ने ये डाटा जारी किया है, 12,000, 20,000, 5,000। ठीक है। ये डाटा कहाँ से आ रहा है, जब आप सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी निगेटिविटी जो है वो फैलाई गई है, जितनी भी फेक न्यूज बनाई गई, जितने भी आपको ये अ, गिनतियां दी गई हैं कि इतने लोग मारे गए और ये सारी चीजें, ये सब जो है वो वेस्टर्न मीडिया करता है। ठीक है। वेस्टर्न मीडिया एक शोषा छोड़ता है और उस शोषे को जो है वो सोशल मीडिया के जरिए और फिर सोशल मीडिया से दुनिया के तमाम मुल्कों की मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए सारी दुनिया में फैला दिया जाता है। लोगों को सोर्स नहीं पता कि ये न्यूज आई कहाँ से, आखिर किसने ये बताया। ये ईरान की ऑफिशियल न्यूज है, ईरान ने जारी किया ये डाटा, किसने बताया। तो ये वेस्टर्न मीडिया का ये सारा काम है। वो वेस्टर्न मीडिया जैसे चाहता है उसको जो है वो घुमा देता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो वहीं से आती है। अब ऐसे में जो है वो हमारे लिए, खासतौर से नौजवानों के लिए, बड़ा जरूरी हो जाता है कि सच तक पहुंचने की कोशिश करें। हर न्यूज को देख के उसको फॉरवर्ड करने से बचें। किसी भी आर्टिकल को या किसी भी हेडलाइन को, किसी भी वीडियो को, अच्छा आप सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि एआई जनरेटेड वीडियोस इतने जो है वो फैलाए गए, इतने फैलाए गए कि लोग असली और नकली, अब जाहिर सी बात है एआई, अभी हमारे यहाँ एआई का इस्तेमाल तो बहुत है, लेकिन खुद हमें नहीं पता है कि कौन सी वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है और कौन सी जो है वीडियो रियल वीडियो है। हमें इतना नहीं पता है, हम लोगों को, आम जनता को, आम पब्लिक को। जो उस फील्ड में महारत रखते हैं वो तो शायद जान भी लें, लेकिन जो महारत नहीं रखते उन्हें नहीं पता है। ठीक है। तो जब नहीं पता है तो हम कभी कभी गिरफ्तार हो जाते हैं फेक न्यूज में। हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो फेक न्यूज से बचना है, सच तक पहुंचने की कोशिश करनी है। हर न्यूज को फॉरवर्ड नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, अपने जो है वो स्टेटस पे या रील पे जो है वो नहीं लगाना है उसको। इन चीजों से बचना है। और अगर ये पता चल जाए कि फेक है तो उसको कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया को बताने की, जितना भी आपका दायरा है, आप 10 लोगों तक पहुंचा सकते हैं, 10,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको बताना है कि ये फेक है। और ये सारा जो है वो मीडिया का प्रोपोगंडा जो है वो चलता है, जो वेस्ट से शुरू होता है और यहाँ पे आके खत्म होता है। तो बहुत सावधानी के साथ, न सिर्फ ये कि ईरान से रिलेटेड, पूरी दुनिया से रिलेटेड चीजों के बारे में, अब मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे एक न्यूज जो 7 अक्टूबर के बाद आई थी, उसमें आपने जो है वो आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि हमास ने इतने बच्चों के सर कलम कर दिए। ठीक है। ये इजरायली मीडिया की न्यूज थी, फेक न्यूज थी। बाद में खुद जो है वो ईरान, इजराइल की मीडिया ने इसके जो है वो कंडम किया कि नहीं ये जो है वो फेक है, सही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए जो है वो फैलाया जा रहा था, इसलिए इसको बनाया जा रहा था ताकि फिलिस्तीन के लोगों के लिए जो दिल में कुछ अ, लोगों के दिल में जो रहमदिली पाई जाती है, जो जज्बाबियत पाई जाती है, जो थोड़ा बहुत जो है वो एहसासात पाए जाते हैं, उनको खत्म कर दिया जाए और उनको दिखाया जाए कि भैया ये हमास वाले, फिलिस्तीन वाले, गजा के लोग ये बच्चों पे रहम नहीं करते हैं। हालांकि मामला एकदम जो है वो उल्टा है। अपोजिट है जी, मामला एकदम अपोजिट है, उल्टा है। अपोजिट और है। वो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए जो है वो 7 अक्टूबर में जो है वो जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें किसी भी पब्लिक प्लेस को निशाना नहीं बनाया गया। ठीक है। किसी भी पब्लिक प्लेस को निशाना नहीं बनाया गया।
बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया गया। एक तरफ ये, एक तरफ वो है जो इस चीज पे वहां के जो बड़े लीडर हैं, हुकूमत के लोग हैं, वो इस चीज पे फख्र कर रहे हैं कि हमने 50,000 बिल्डिंगों का सफाया कर दिया। ठीक है, तो 75,000 का तो जो ऑफिशियल आंकड़ा है जो हमारे सामने है कि इतने लोग मारे गए, उनमें से आधे जो है वो बच्चे और औरतें। तो फेक न्यूज और सही न्यूज, इसके पहले बारे में जो है वो मैं एक बहुत चीज ज्यादा ऐड ऐड कर सावधानी देना चाह मैं बरतने एक की चीज जरूरत ऐड करना चाहूंगा यहाँ है। पे। हाँ। पहले 2 महीने में 40,000 का आंकड़ा आ गया था इंटरनेशनल मीडिया में, पहले दो जी। महीने की जंग में, गाजा वाली हम्म। जंग में। और उसके बाद ऐसा कहते जी हैं जी लोग जी। कि फिर इंटरनेशनल मीडिया को बोला गया कि नहीं, अब काउंटिंग बंद कर दो। और तब से अभी अभी आप देखें तो आंकड़ा इनका 50-60 हजार से ऊपर ऑफिशियल पहुंचा नहीं है। तो पहले 2 महीने में 40,000 लोग मर गए थे, और अभी लगभग 2-2.5 साल से 2.5 साल, 2 साल 3 महीना लगातार जो लगभग है हो वो गया। और जारी है पता मुहिम, नहीं रियल में कितने लोग लगातार मरे। जी बमबारी जी। हो रही है। जी 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 जी। कुछ भी पता नहीं है। तो ये वेस्टर्न मीडिया का फैलाया हुआ जाल है जिसमें हमें नहीं फंसना है, सीधी सी हम्म, बात ये है। ठीक है, वो हमेशा जो है वो यही दिखाएगा कि ईरान जो है वो खत्म हो गया, ईरान में बड़ी बर्बरता हो रही, ईरान में बड़ा जुल्म हो रहा है। उसका काम ही उसको इसीलिए पैसे ही दिए जाते हैं। वो पैसे क्या दिए जाते हैं, उनके जो सारे हेड हैं वो यहूदी हैं। जी मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज चैनल की शक्ल में हो, चाहे वो न्यूज पेपर की शक्ल में हो, और चाहे वो हॉलीवुड की शक्ल में हो, ये पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल है ज्यूज के। ये यहूदियों के कंट्रोल में, वो जैसा चाहते हैं वैसा जो है वो घुमाते हैं, वैसा बनाते जी। तो हमारे पास अभी 10 मिनट और बचे बचे हैं खाली, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब ईरान पे अटैक क्यों नहीं हुआ? मतलब ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस में ये प्रिडिक्शन लगा कर रहे थे कि ट्रम्प अटैक करने जा रहे हैं। और मैं छोटा हैं। सा एक बैकग्राउंड भी दे दूं, हाँ। अपना अपना कमेंट रख दूं। देखिए, हमने हम्म। देखा कि वेनेजुएला पे उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप करके लेके, अभी अमेरिका कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड पे अटैक कर देंगे। मतलब पिछले, और मतलब पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं ट्रम्प जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। अभी इतना इन्होंने ऐसा हम्म। क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और है ईरान को लेकर कि स्टारलिंक को इन्होंने जैम कर दिया। ईरान ने स्टारलिंक को रशिया जाम नहीं कर पाया था, जैम जाम नहीं कर पाया था जब यूक्रेन में हुआ था। हम्म। 2022 की बात है, मगर ईरान ने जाम कर लिया। क्या टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस हैं ईरान के जिस वजह से ट्रम्प बैकआउट कर रहे हैं, या कुछ और प्रेशर है, या कोई और वजहात हैं आपकी नजर में? देखिए जो है वो वजह बहुत सी हैं, और यहाँ पे जो है वो शायद 10 मिनट में पूरा भी नहीं हो पाएगा। काफी बातें जो है वो करनी थी और हो सकती है यहाँ पे। हम अ, पार्ट 2 कर लेंगे, बाकी बातें कुछ रह जाती हैं तो। जी 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 जी। कुछ बातें जो है वो हम यहाँ पे जो है वो बताते हैं आपको, और अपने तमाम लोगों तक जो है वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कि देखिए, एक तो ये न्यूज़ चल रही है कि तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं वो जो है वो ट्रम्प के अगेंस्ट में खड़ी हो गई कि नहीं भाई जो है वो अटैक नहीं करना है। ठीक है, हालांकि हमें इस बात पे जो है वो हंसी आती है कि ट्रम्प जैसा आदमी, जिसके इशारे पे खुद जो है वो गल्फ के तमाम कंट्रीज के लोग, चाहे वो बिन सलमान हो, बिन जायद हो, कुवैत हो, कतर हो, सब चलते हो, जो अपने यहाँ से अमेरिका के बेस ना हटा सकते हो। जी 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 ठीक है, जी। वो ट्रम्प को क्या कहेंगे कि आप हमला ना करिए, और करिए या ना करिए। और ट्रम्प, वो अपने आप को अपने ही नशे में धुत आदमी, जो अपने को सबसे बड़ा ताकतवर और हीरो समझता है, वो भला किसी की बात मानेगा? तो हमें तो ऐसा जो है वो नहीं लगता। अच्छा, एक चीज जो मेरी जो है वो अपनी सोच है वो ये कि हमें जहां तक लगता है कि शायद हमला ना करना, शायद ये हो सकता है कि हमला भी टला नहीं, मुझे लगता है। वॉल्यूम थोड़ी कम है यानी फिगर में, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। एक, हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमला जो है वो अभी टला नहीं है। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब हमला नहीं होगा। ट्रम्प एक ऐसा आदमी है, उसकी जो है वो, जो अनप्रिडिक्टेबल। हमने देखी है, हाँ, जिसके यही आप कह सकते हैं कि उसको कभी भी आप जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि हालात बनाए जा रहे हों, तैयारियां की जा रही हो, सारी तैयारियों के साथ जो है वो अटैक किया जाए, और खुदा न करे ऐसा हो।
देखिए सब, अगर फिलहाल हम ये मान लें कि हमला नहीं किया और पीछे हट गया, तो वो ट्रम्प तो कह रहे हैं कि वो फांसी से, उन लोगों ने कहा कि हम फांसी नहीं देंगे तो इस वजह से हमने जो है वो हमला रोक दिया। हालांकि तुम ही ने ये भी तो कहा था कि मदद जो है वो रास्ते में है। ठीक है। रास्ता भटक तो गई मुझे लग रहा है, जिन मतलब रास्ते में थी वो, रास्ता भटक गई मुझे लग रहा है। हाँ, वो कहीं पहुंचना कहीं और थी और पहुंच गई कहीं और, तो ये भी हो सकता है। तो कहा, वो वो भी आपने कहा था कि मदद रास्ते में है। अभी आप कह रहे हैं कि फांसी अगर नहीं दी जाएगी तो हम हमला नहीं करेंगे, चूंकि उन्होंने फांसी देने से मना कर दिया। तो क्या इतने छोटे से रीजन से, ठीक है, कि 60-70 लोगों को, 80 लोगों को, या जितने भी लोग हैं, उनको बचाने के लिए आपने जो है वो हमला नहीं किया? अच्छा, अगर आप हमला करते तो उससे ज्यादा लोग मारे जाते। आपको फिक्र है ईरानियों की, या आपको फिक्र है अपने लोगों की जिन्हें आपने भेजा था ईरानियों के भेष में? ठीक है। तो आपको एक्चुअल में फिक्र किसी चीज की नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज की फिक्र है, और वो है वहां के रिसोर्सेस, बस। ठीक है। आपको रिसोर्सेस पे कब्जा चाहिए। इसके अलावा अमेरिका की कोई भी सियासत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सियासत है, ग्रीनलैंड पे कब्जा, रिसोर्सेस की बेस पर है। सूडान में जो चल रहा है, दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, वो रिसोर्सेस की बुनियाद पर है। सीरिया में जितना हंगामा हुआ वो रिसोर्सेस की बेस पे हुआ। अफगानिस्तान पे जो हमला था वो रिसोर्सेस की वजह से था। इराक पे जो हमला हुआ वो रिसोर्सेस की वजह से था। ठीक है। इस सारी चीजों के पीछे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो है रिसोर्सेस। हालांकि एक पॉइंट जो थोड़ी देर पहले ही मेरे जहन में आया, वो ये कि दुनिया ये कह रही है कि हमने सोलर एनर्जी बना रही हो, ग्रीन एनर्जी बना ली हो, ये कर लिया वो कर लिया। तो हमारा ये कहना है कि अगर सब कुछ बना लिया है, ग्रीन एनर्जी की इतनी बात हो रही है, सोलर एनर्जी की इतनी बात हो रही है, ठीक है, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों की जब इतनी बात हो रही है, तो फिर क्रूड की इतनी जरूरत क्यों है? ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी भी बगैर क्रूड के काम चलने वाला नहीं है। एक तो क्रूड है और उसके अलावा और भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है। अब आप देखें यहाँ जो है वो होने वाला क्या था। होने वाला ये था कि जो ये कह रहे थे कि मदद जो है वो रास्ते में है, हमारी हेल्प ऑन द वे जो कहा जा रहा था, कि मदद आ रही है, आप लोग लड़ते रहिए, तो ये था कि हम इधर जो है वो अटैक करेंगे और उधर से उन लोगों को मौका मिल जाएगा, और वो लोग जाके आर्मी बेसिस पे, फौजी अड्डों पे, वगैरह वगैरह पे ये लोग जो है वो कब्जा कर लेंगे, और हुकूमत जो है वो अंदर से ही टूट जाएगी। हमें बाहर से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ करोड़ों लोग हों और एक तरफ हजारों लोग हों, वहां ऐसा कोई मुकाबला जो है वो बनता नहीं है। ठीक है। अब देखिए होना क्या था। होना ये तीन चीजें जो है वो थी। एक, हमले का रीजन ये था कि रिजीम चेंज हो जाए, वहां की हुकूमत बदल जाए, तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट, हमले से तख्ता पलट होने वाला नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है। इससे पहले जो 12 दिन की जंग हुई थी, ठीक है, 13 से 24 जून 2025 में, उसमें भी जो आर्मी के बड़े बड़े लोगों को मार दिया गया, बड़े बड़े आर्मी चीफ को मार दिया गया, कमांडर्स को मार दिया गया, तो वहां भी उन्हें यही लग रहा था कि अब बड़े बड़े लोग खत्म हो गए, अब हुकूमत को गिराना बड़ा आसान है। ठीक। लेकिन वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लेयर खत्म हुई, दूसरी लेयर जो है वो खड़ी हो गई। लेकिन वहां भी ऐसा है। तो इस हमले से हुकूमत तो जो है वो नहीं खत्म हो सकती, ये उनको जो है वो समझ में आ गया होगा। दूसरी जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई है वो है डिवाइड एंड रूल वाली, जिसको यूरोप ने पूरी दुनिया में जो है वो लॉन्च किया, और पूरी दुनिया से जो है वो उन्होंने लूटा है, यूरोप ने लूटा है। उनके जिन में यही पाया ही जाता है, दूसरों पर कब्जा करना, दूसरों की मिल्कियत को और प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लेना, उस पर कब्जा कर लेना, उसको अपना लेना। वो चाहे आपका हिंदुस्तान हो, चाहे आपका जो है वो मिडिल ईस्ट का एरिया हो, वहां भी आप देख लीजिए।
ठीक है, इन्होंने जो है वो हमेशा टुकड़ों, जब ये वहां से निकले हैं तो इन्होंने टुकड़ों में जो है बांटा है। अब आप उस्मानी एम्पायर की तारीख पढ़िए कि उस्मानी एम्पायर को खत्म करके साइक एंड पीको एग्रीमेंट के बाद जो है किस तरीके से जो है वो छोटे 22 छोटे मुल्क मुल्क बन गए, बनाए। 22 कंट्रीज बन गए उससे जी, बाईस डिसइंटीग्रेट होके ट्वेंटी जी। टू कंट्रीज, ठीक है। या सोवियत यूनियन देखिए टूटा तो वहां कितने ममालिक जो है वो बना दिए गए। 15 ठीक है। 16 करीब अभी बन आप गए जी। अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए, वहां देख लीजिए कि जो है वो हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उसके बराबर बराबर के जो है वो मुल्क वहां बसे हुए हैं और आपस में सब लड़ रहे हैं। अभी आप देखिए सोमालिया से सोमालीलैंड को जो है वो निकाल दिया, सूडान के दो हिस्से कर दिए। आखिरी 20 तो ये सेकंड है आज हमारे का पास शेखर नहीं, भाई, अब बहुत, आखिरी 20 सेकंड है जी। कोई बात नहीं, इस डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे इंशाल्लाह बात करेंगे कि अगली जी एपिसोड में, और कि किस तरीके से। तो मेनली जो हमला ना होने का रीजन है वो ये कि खुद वो इस चीज का उनको यकीन नहीं है कि हमारे हमले से यहाँ की हुकूमत, इसलिए कि मेन चीज यही है, उन्हें यही चाहिए जी। यहाँ की हुकूमत चेंज हो, रिसोर्सेस पे हमारा कब्जा हो। और इसको करने के लिए हमला, यानी जंग, उससे तो नहीं हो सकता। अब जी दूसरी जी। चीज बची है वो है डिवाइड एंड रूल, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे हम कि ये कब नेक्स्ट से प्रोग्राम चाह में रहे हैं करते हैं और क्या शेखर भाई, क्या। यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखर ठीक है। भाई और व्यूवर्स का। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।